हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ड्रूड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशंस थी या जो भी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को ड्रूड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था, वो चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ड्रूड मॉडल की सारी डिटेल देखी थी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वॉज प्रूव्ड बाय ड्रूड थ्योरी वॉज द ओम्स लॉ। नाउ हमें पता है कि अगर हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस मेटेलिक कंडक्टर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, या कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट करेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी हमारा फोर्स होगा, हमें पता है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ F इक्वल टू QE, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कैपिटल E है, और जो चार्ज है हमारा वो है स्मॉल e, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा है वो है F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। देन हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू माइनस ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एसेलरेशन को हम लिख सकते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, दैट इज़ डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हमारे d2x/dt² की वैल्यू क्या आएगी? -e स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m। तो ये हम अज्यूम करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास नेगेटिव साइन है, ये हमें शो करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में एसेलरेट हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट करेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर, जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, जैसे हमने ड्रूड मॉडल में भी देखा था कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होती है। बट क्योंकि अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास एक एसेलरेशन आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एडिशनल वेलोसिटी भी होगी। नॉर्मली हमारे पास अगर हम t इक्वल टू 0 टाइम कंसिडर करें तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल एसेलरेशन आया है, एडिशनल वेलोसिटी आई है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एसेलरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास एक एडिशनल वेलोसिटी होगी इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी होने के साथ साथ हमारे पास अब एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये एसेलरेशन की वैल्यू है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ एसेलरेशन। ठीक है, एसेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। जैसे अगर हम एसेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, बट अगर हमें एसेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास d2x/dt² है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे 0 टू t, हमारे पास लिमिट होगी, क्योंकि हम कंसिडर करेंगे टाइम t इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया था अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 से लेके टाइम t तक हम देखेंगे कि हमारी वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 टू t a इंटू dt, और a की वैल्यू क्या है? d2x/dt², और इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रल 0 टू t माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m dt। ठीक है, देन ये वाली जो हमारी वैल्यू है -e इंटू E अपॉन m, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रेशन बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? t, और लिमिट्स हम लगाएंगे 0 टू t। तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है, जो एडिशनल वेलोसिटी थी, वो आ जाएगी v इक्वल टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू t। तो इक्वेशन
नंबर 2 जो है वो हमें एडिशनल वेलोसिटी की वैल्यू देगी। देन अगर हमें एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल वेलोसिटी के साथ ही मूव करते हैं, तो उनके पास थर्मल वेलोसिटीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। बट क्योंकि यहाँ पे हमने एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो हमारे पास यहाँ पे एडिशनल डिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास एडिशनल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने वो क्या होगा, x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t v dt। जैसे हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करी थी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब अगर हमें पोजीशन फाइंड करनी है या डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। तो हम इस इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से यूज़ करके हमारे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टी स्क्वायर बाय 2m। तो ये हमारे पास एडिशनल डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या है, पहले हमने ये अज्यूम किया था ड्रूड मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल वेलोसिटी से मूव करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। बट क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनमें एक एक्सेलरेशन आएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी। देन हमने इस एक्सेलरेशन के वजह से जो भी हमारे पास एडिशनल वेलोसिटी आई है उसकी वैल्यू फाइंड करी। देन इस एडिशनल वेलोसिटी से हमने इलेक्ट्रॉन्स का एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी फाइंड किया। देन हम ये अज्यूम करेंगे कि जब हमारे पास t इक्वल टू 0 टाइम है, मतलब जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी। तो वो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होगी हमने अज्यूम किया कि वो n0 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब n0 इज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विच हैड ओनली थर्मल वेलोसिटीज़। इन n0 नंबर के पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी है, कोई भी एडिशनल वेलोसिटी इनके पास नहीं है जब हमने टाइम t इक्वल टू 0 अज्यूम किया है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की। नाउ अगर हम पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी टाइम t के ऊपर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी है तो वो होगा n इक्वल टू n0 e रेज्ड टू पावर माइनस t अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द कोलिजन, ठीक है। अब क्योंकि कोलिजन्स होंगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो कोलिजन्स होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो उस कोलिजन की वजह से अब कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होगी, वो होंगे n इक्वल टू n0 e रेज पावर माइनस t अपॉन टाउ। नाउ हम एक कंडीशन अज्यूम करेंगे कि अगर t इक्वल टू 0 पे हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं n0, और अगर हम अज्यूम करेंगे t इक्वल टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विल बी n इक्वल टू 0। मतलब हमने ये कंडीशन अज्यूम की है कि जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तब हमारे पास थर्मल वेलोसिटी जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी है वो है n इक्वल टू n0, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी होगी तब हमारे पास टाइम इनफाइनाइट होगा, तब हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होगी, वो होंगे 0। मतलब जब हमारे पास इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होगी, उनके पास थर्मल वेलोसिटी प्लस एक एडिशनल वेलोसिटी भी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये कंडीशंस अज्यूम करी हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस हैं हमें ये ध्यान में रखनी है, आगे कैलकुलेशन में इनका यूज़ होगा। नाउ हम एक और चीज़ अज्यूम करेंगे कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी है वो n0 थे, और ये जो n0 नंबर हैं इन्हें हम इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी। अब हम इस इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा n0 e रेज पर माइनस t अपॉन टाउ, और क्योंकि e की पावर हमारे पास यहाँ पे माइनस t अपॉन टाउ है तो टाइम का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन टाउ। तो टोटल हमारे पास dn/dt की वैल्यू आ जाएगी -n0 e रेज पर माइनस t अपॉन टाउ अपॉन टाउ। नाउ
एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्रुप इज़, अगर हम, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम एक एवरेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे विच इज़ गिवन बाय एवरेज डिस्टेंस ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1/n0 0 to infinity x dn। ये वैल्यू कैसे आई? किसी भी चीज़ की हमें पता है कि एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम मतलब एवरेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, n0। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 1/n0 0 to infinity x dn। 0 to infinity क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी लिमिट रखी है 0 to infinity, क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हैं और t इक्वल टू 0 पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, n0। नाउ अब ये जो हमारा एवरेज डिस्टेंस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, dt के साथ मल्टीप्लाई किया एंड dt के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। पहले हमारे पास लिमिट्स थी 0 to infinity, बट हमारे पास अब लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी टू 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब हमने t इक्वल टू 0 कंसिडर किया है, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं n0, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि n0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी एट t इक्वल टू 0। मतलब जब हमारा t इक्वल टू 0 है तब हमारे पास n0 जो है वो है इनफाइनाइट। तो क्योंकि यहाँ पे हमने इनफाइनाइट कंसिडर किया है तो यहाँ पे हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग t भी क्या आ जाएगा, 0। और जब हमने टाइम इनफाइनाइट कंसिडर किया है, वहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 0। ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे n इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास n0 क्या है, 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, टाइम की, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू n है, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो कंडीशंस थी इनको कंपेयर किया हमने लिमिट्स के साथ, तो हमने न्यू लिमिट्स बनाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एंड dn/dt की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। जो भी चीज़ें कॉमन हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, जैसे स्मॉल e कैपिटल E अपॉन 2m एंड टाउ n0, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कॉमन ले लेंगे, आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन से बाहर स्मॉल e कैपिटल E अपॉन 2m टाउ की वैल्यू हमने ले ली, एंड ये जो n0 है वो n0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन फर्दर हमने सॉल्व किया है, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमारे पास 0 to infinity x रेज़ पर n e रेज़ पर माइनस ax dx हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो होगी n फैक्टोरियल अपॉन a रेज़ पर n+1। और अगर इस इंटीग्रेशन को हम इस इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 0 to infinity है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी टू 0 था। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to infinity करी, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस इंटीग्रेशन, ये जो फॉर्मूला है इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 2, और जो हमारा a है यहाँ पे a की वैल्यू होगी -1/टाउ। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ हम ये वाले फॉर्मूला को कंपेयर करें तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 2 और a की वैल्यू आएगी -1/टाउ। तो ये जो n इक्वल टू 2 है और a इक्वल टू -1/टाउ है, सॉरी a इक्वल टू +1/टाउ होगा। ठीक है, और a इक्वल टू 1/टाउ हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगा एवरेज ऑफ x इक्वल टू -e स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन 2m टाउ, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है विच इज़ 2 फैक्टोरियल अपॉन 1/टाउ रेज़ टू पावर 2+1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एवरेज डिस्टेंस की विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, कोलिजन्स की वजह से जो भी होगा हमारा वो हमारे पास टाउ होगा, एंड वी डी जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमारे पास वी डी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 7।
ना हम अज्यूम करेंगे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने मेटेलिक कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो वहाँ पे कुछ करंट भी होगा विच इज़ गिवन बाय I इक्वल टू NEALE/T। मतलब ये कैसे आया, जो कैपिटल I जो करंट है, हमें पता है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम इज़ T। एंड अगर हम चार्ज फाइंड करना हो, क्योंकि हमने मेटेलिक कंडक्टर फाइंड किया है, उसकी कोई वॉल्यूम होगी, मतलब उसके पास कोई एरिया और लेंथ होगा, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ इज़ वॉल्यूम, मतलब उस मेटेलिक कंडक्टर के पास कोई भी एरिया होगा विच इज़ ए अज्यूम करेंगे, और उसकी जो लेंथ है वो हम कंसिडर करेंगे स्मॉल l, ठीक है। तो अगर हमें चार्ज फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, जो भी उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, Ne, ठीक है, कैपिटल N, और उसके सबस्क्रिप्ट में हम E लिखा है, ठीक है, तो ये Ne है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि चार्ज है E, जो E चार्ज है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है, उसके पास वॉल्यूम है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, Ne नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज E है तो Ne नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज होगा, Ne इंटू स्मॉल e, और क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है मेटेलिक कंडक्टर की, तो अगर हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या आएगा, -NEALE, ठीक है, ये हमारे पास टोटल चार्ज होगा अपॉन टाइम। नाउ अगर इस करंट के साथ अगर हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करें तो हमारे पास आएगी VD इक्वल टू L/T, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, वो होगी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो L/T है उसको हमने लिख दिया VD, यहाँ से हम VD की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ I विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 8। अगर हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 को कंपेयर करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को कंपेयर किया, VD की वैल्यू को कंपेयर किया, तो इस ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन हम पुट करेंगे विच इज़ I/A, जो है I/A को हम पुट करेंगे J विच इज़ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर जब हम सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो J की वैल्यू है वो आ जाएगी विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। J है हमारा करंट डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 9 से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर अगर हम सारी चीज़ों को कांस्टेंट कंसिडर करें, Ne को मतलब कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, मास और जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है उसे अगर कांस्टेंट कंसिडर करें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी J इक्वल टू सिग्मा E। तो ये जो इक्वेशन नंबर है इसे हम इक्वेशन नंबर 10 देंगे, और ये जो इक्वेशन नंबर 10 है इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो हम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR कंसिडर करते हैं, IR हमने पढ़ा है, V इक्वल टू IR वो है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो होगा J इक्वल टू सिग्मा E। तो ये ओम्स लॉ जो है वो ड्रूड के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ कर दिया। ड्रूड की जो थ्योरी थी, ड्रूड मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रूड ने अज्यूम किया था कि नॉर्मली हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो हमारे पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एडिशनल वेलोसिटी आएगी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 10 को डिराइव किया है, मतलब कि हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया है। और यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को कंपेयर करें तो हम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं Ne इंटू E² इंटू टाउ अपॉन M। ये हमारे पास DC कंडक्टिविटी आएगी मटेरियल की, ठीक है। ये हमारे पास DC कंडक्टिविटी है, मटेरियल की AC कंडक्टिविटी भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इतना था सिर्फ ओम्स लॉ के लिए कि हम जो ड्रूड था, ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग हमने ओम्स लॉ कैसे फाइंड किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ड्रूड मॉडल। जो भी हम यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ेंगे इस वीडियो में वो अकॉर्डिंग टू ड्रूड मॉडल होंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे पास थे, ये सारे जो फॉर्मूला या रिलेशंस जो थे हमारे पास ऑलरेडी थे, हमने सिर्फ ड्रूड मॉडल के को यूज़ करके इन सारे फॉर्मूलाज़ को या रिलेशंस को हमने प्रूव किया है, ठीक है। ड्रूड मॉडल जो भी था उससे हमने इन सारी चीज़ों को प्रूव किया है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर। नाउ हमें पता है कि जो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन V थ्रेशोल्ड,
ठीक है। VTH इज़ V थ्रेशोल्ड। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमने ड्रूड मॉडल में पढ़ा था कि जो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी है वो है √3 kBT/m। तो उस V थ्रेशोल्ड को हमने यहाँ पे पुट किया है। देन क्योंकि ये लैम्डा अपॉन √3 kBT/m है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम m को न्यूमरेटर में ले गए। देन इक्वेशन नंबर 11 में हमने ये वाली जो वैल्यू है टाउ की, ये इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी था, बस ये जो टर्म है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो होगी ये वाली, जो कि इक्वेशन नंबर 12 से हमने लिखी है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है T⁻⁻1/2 से। ठीक है। जो सिग्मा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻1/2, क्योंकि जो T है वो 1/√T है। ठीक है। तो यहाँ से जो ड्रूड मॉडल था उसने टेम्परेचर का डिपेंडेंस इस तरीके से दिया था। बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन था विद टेम्परेचर वो था सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इनवर्स। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि उसके रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। रूट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो है इन्वर्स ऑफ √T। बट एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैच नहीं करी थी, बट समहाउ ड्रूड ने रिलेशन दिया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का विद टेम्परेचर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमने पहले AC कंडक्टिविटी फाइंड करी थी, अब हम थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। नाउ वी नो दैट जो अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कंसिडर करें कोई भी, ठीक है, अगर कोई हमारा मटेरियल है किसी टेम्परेचर ग्रेडियंट पे मेंटेन किया है, तो उस टेम्परेचर ग्रेडियंट पे जो एनर्जी फ्लो है, हीट एनर्जी जो है हमारी वो किस तरीके से फ़्लो कर रही है, किस रेट से फ़्लो कर रही है, वो हमारे पास क्या होगा, dQ/dt इक्वल टू -KA/dT/dx, वेयर K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, dt/dx इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड dQ/dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। एंड हमें एक और चीज़ पता है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और फॉर्मूला है इसका, dQ/dt इज़ इक्वल टू 1/3 NeV थ्रेशोल्ड लैम्डा DE/dx। ठीक है। Ne है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड लैम्डा है हमारा मीन फ्री पाथ, और DE/dx है एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर T कंसिडर करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, dt/dx। ठीक है। किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट फाइंड करना हो हम d/dx कर देंगे। अगर हम x डायरेक्शन देखें, x एक्सिस, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है dt/dx। एनर्जी ग्रेडियंट फाइंड करना हो, एनर्जी इज़ E, और एनर्जी ग्रेडियंट क्या होगा, dE/dx। ठीक है। हमें पता है कि V थ्रेशोल्ड इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 15, ये हमने पहले भी देखा है। और अगर हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखें तो E की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 kBT। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो E की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ पे E जो है कैपिटल E है हमारा एनर्जी। ठीक है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम किया था कैपिटल E। ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी को E कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इस एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 16 आएगी। और ये जो इक्वेशन नंबर 15 और इक्वेशन नंबर 16 है, इन्हें हम इक्वेशन नंबर 14 में पुट करेंगे। ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 14 है, इसमें हमने इक्वेशन नंबर 16 और इक्वेशन नंबर 15 को पुट किया तो हमारे पास dQ/dt की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। देन ऑन सॉल्विंग हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 आएगी, dQ/dt इज इक्वल टू 1/2 NE लैम्डा 3 KB होल रेज़ टू पावर 3/2 √T dt/dx। और अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 13, ये भी हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, और इक्वेशन नंबर 17 भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। तो इसे हम अगर कंपेयर करें, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, ठीक है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी K इक्वल टू 3 KB रेज़ टू पावर 3/2 NE लैम्डा अपॉन 2A इंटू √T। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो थर्मल कंडक्टिविटी K है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है। जो AC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी √T के
लेकिन जो थर्मल कंडक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू ड्रूड मॉडल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। देन हमने जो वेडमैन-फ्रैंज लॉ है ये भी हमारे ड्रूड मॉडल ने प्रूव किया था। वेडमैन-फ्रैंज लॉ क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेशियो है वो कांस्टेंट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो K/σ जो है वो कांस्टेंट आएगा। अब ये हम ड्रूड के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे, ठीक है। ड्रूड के अकॉर्डिंग क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, K/σ। तो हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे, देन सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, इनकी रेशियो फाइंड करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे करा है, ठीक है। यहाँ से हमने K की वैल्यू फाइंड करी और ये जो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 12 से हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, देन सॉल्व करने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अगर हम देखें ये जो फर्स्ट ये वाली टर्म है ये तो कांस्टेंट ही है। अब हमारे पास बचा टेम्परेचर T। तो क्योंकि वेडमैन-फ्रैंज लॉ क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो K/σ कांस्टेंट होगा। अब हम भी यहाँ पे ड्रूड के अकॉर्डिंग ये अज्यूम करेंगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास अगर ड्रूड के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास K/σ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। K/σ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो हमारा ये जो K/σ है वो भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यही तो हमारे पास वेडमैन-फ्रैंज लॉ है। वेडमैन-फ्रैंज लॉ भी यही कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो K/σ हमारा कांस्टेंट होगा। ड्रूड के अकॉर्डिंग हमारा K/σ क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। और क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, जो कि वेडमैन-फ्रैंज लॉ में भी कंसिडर किया गया है, तो हमारे पास जो ड्रूड मॉडल है उसने भी वेडमैन-फ्रैंज को प्रूव कर दिया कि K/σ जो है वो डायरेक्ट कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे AC कंडक्टिविटी। पहले हमने DC कंडक्टिविटी फाइंड करी थी सिग्मा, अब हम AC कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट होगा यहाँ पे। अगर हम कंसिडर करें कि ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इस E की वैल्यू फाइंड देगा, विच इज़ इक्वल टू E ओमेगा e⁻⁻⁰t। यहाँ से E ओमेगा ये डिनोट कर रहा है कि E जो है वो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फंक्शन है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देन अगर हम कंसिडर करें मोमेंटम P विच इज़ ऑल्सो अ टाइम डिपेंडेंट मोमेंटम पर इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें पता है कि F = -e इंटू E होगा। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोलिजन्स भी होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, तो वो आपस में कोलाइड भी करेंगे, तो इन कोलिजन्स की वजह से हमारे पास एक डैम्पिंग टर्म आएगी, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय -p/τ। टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, F = m/a। तो ये जो m/a है इसे हम एक और तरीके से लिखते हैं dp/dt, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि F = dp/dt। तो ये dp/dt जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, -p/τ -e इंटू E, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ये कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा, टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा P वेक्टर = P ओमेगा e⁻⁻⁰t, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करें तो हम मोमेंटम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। देन ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जहाँ पे भी हमारे पास P वेक्टर है वहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम अगर डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आएगा, P ओमेगा इंटू e⁻⁻⁰t, और e⁻⁻⁰t है तो टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, हमारे पास आ जाएगा -iω, और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रह जाएगी। देन हम RHS से जो राइट हैंड साइड है ये P ओमेगा वाली टर्म को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे। अब RHS में वो माइनस है
लेफ्ट हैंड साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इस टर्म में से हम ई रेज पर माइनस आयोटा ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। और अगर हम देखें RHS और LHS दोनों में हमारे पास ई रेज पर आयोटा ओमेगा टी है, उसे हम कैंसिल कर देंगे, देन हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमने पी ओमेगा को कॉमन ले लिया ब्रैकेट में से, ठीक है। देन यहाँ से हम पी ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3। एंड ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की है, मोमेंटम कंसिडर किया है। अब हम करंट डेंसिटी भी होगी वहाँ पे, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 सिमिलर ही चूज़ किए हैं, ठीक है। J इक्वल टू जे ओमेगा ई रेज पर माइनस आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा। एंड हमें पता है कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू माइनस एन ई इंटू वी डी, और हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू एम इंटू वी होगा। तो यहाँ से हम अगर V को वी डी कंसिडर करें तो वी डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, P अपॉन एम। तो यहाँ पे ये जो हमारा J इक्वल टू माइनस एन ई इंटू वी डी है, यहाँ पे हम P की टर्म्स में वी डी को लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू माइनस एन ई इंटू P अपॉन एम। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। देन अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, मतलब J की वैल्यूज़, क्योंकि ये J की ही वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास इन्हें कंपेयर करने पे हम फाइंड कर सकते हैं J ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ पे पुट की हैं वैल्यूज़, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। हमने यहाँ पे J ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर ली। देन यहाँ पे ये जो J ओमेगा की वैल्यू फाइंड करी है, यहाँ पे P ओमेगा भी है। इस P ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। नाउ ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये इक्वेशन नंबर 7 जो है, ये हमारा ओम्स लॉ होगा। इसे यूज़ करके हम J ओमेगा की जगह पे सिग्मा इंटू ई लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा ओमेगा इंटू ई ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ से हम सिग्मा ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ द AC कंडक्टिविटी। तो जब हम इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, E और E RHS और LHS में दोनों में होगी। इक्वेशन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई। तो E जो है वो E से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम फिर सिग्मा ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसे सॉल्व करके फर्दर हम सॉल्व करेंगे। हमने सिंपली क्या किया है, सिग्मा ओमेगा हमारा क्या आया, एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू 1 अपॉन टाउ माइनस आयोटा ओमेगा। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में टाउ के साथ LCM लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाउ होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा ओमेगा टाउ अपॉन टाउ आया था, ठीक है। और इसके न्यूमरेटर में है एन ई स्क्वेयर। तो ये जो टाउ है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन अगर हम देखें यहाँ पे एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम जो है वो DC कंडक्टिविटी की वैल्यू है, वो जो सिग्मा होगा, ठीक है। सिग्मा हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम हमने फाइंड किया था। तो हमारे पास AC कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ओमेगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 1 माइनस आयोटा ओमेगा टाउ। मतलब हम सिग्मा AC कंडक्टिविटी और जो DC कंडक्टिविटी है इसको हमने एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि ओमेगा इक्वल टू 0 है, ठीक है, ओमेगा अगर हम 0 पुट करेंगे तो जो AC कंडक्टिविटी है वो DC कंडक्टिविटी के ही इक्वल आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि AC फील्ड को हमने DC फील्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। यही चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स ही हमने यहाँ पे डिस्कस करने थे। ये सारे टॉपिक्स हमारे पास ऑलरेडी थे, रिलेशंस ऑलरेडी थे, बस हमने ड्रूड मॉडल को यूज़ करके ये सारे रिलेशंस जो हैं वो डिराइव करे हैं, ठीक है। ड्रूड मॉडल के अकॉर्डिंग हमने इन्हें प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।